ऑलराइट, एनसीटी जोन में आपका स्वागत है। तो डिस्क्लेमर देख लिया। आपका स्वागत करता हूं मैं एनसीटी जोन में। आज डीयू के बारे में बात करेंगे। डीयू की जितने भी कॉलेज हैं उन सभी में एंट्री सिंगल एक फॉर्म भर के होती है, यानी कि सिंगल काउंसलिंग होती है सभी कॉलेजेस के लिए। और ये आईटैप के लिए ओनली होने वाला है, यानी कि डीयू के जो सीयूटी द्वारा कॉलेज मिलते हैं उसका उसके ऊपर नहीं होगा। ये एनसीटी द्वारा जो कॉलेजेस मिलते हैं उनके ऊपर होगा। फुल गाइड किया जाएगा जिसमें आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लोगे, जो भी है यहाँ पे। और डीयू के बारे में टोटल इन्फो मिलेगा इसमें, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा फीस स्ट्रक्चर जो है वो कॉलेज पे डिपेंड करता है, इसलिए मैं यहाँ पे फीस के बारे में नहीं बताऊंगा, और उतना ऑफिशियल सोर्स भी नहीं है। जो हर साल वेरी करता है और हर कॉलेज टू कॉलेज पे डिपेंड करता है, यानी कि जिस भी कॉलेज को आप एडमिशन लोगे उस पर डिपेंड करता है, इसलिए फीस के बारे में यहाँ बात नहीं होगी। अब सबसे पहले कि आईटेप है क्या, इसके बारे में जान लो। तो एलिजिबिलिटी भी बात करेंगे, ठीक है। पहले आईटेप के बारे में जान लेते हैं। 4 साल का डुअल मेजर प्रोग्राम है ये, आपका डुअल डिग्री मिलेगी आपको, जिसमें आप बीए बीएड कर सकते हो। केवल और केवल बीए बीएड ही मिलता है यहाँ पे ऑफर। बीएससी बीएड नहीं मिलता है, इस बात का ध्यान रखना। पर्पस की बात करें तो ये प्रोफेशनल ट्रेन टीचर बनाना है, इसलिए इसको लाया गया है डीयू के कॉलेजेस में। बीए बीएड के लिए सिर्फ है, ठीक है। पेडोलॉजी वैल्यूज नॉलेज सब्जेक्ट के बारे में आपको पता चलेगा यहाँ पे इस कोर्स के द्वारा। चूज क्यों करना चाहिए, क्योंकि 1 साल आपका बचता है। बीए बीएड करोगे तो इसमें 5 साल लगता है, लेकिन यहाँ पे 4 साल में हो जाएगा। और आप 12th के बाद डायरेक्ट यहाँ पे जब ये कोर्स कर लोगे, 12th के बाद आप ये कोर्स कर लोगे तो आप डायरेक्ट टीचिंग का करियर इमीडिएट चूज कर सकते हो। 12th के बाद ही आप चाहो तो मतलब हो जाता है 12th के बाद आप टीचिंग। अब ये तो फ्यूचर प्रूफ भी है ना, ये करियर तो मतलब 12th में तो डिमांड तो फ्यूचर में बढ़ेगी ही टीचर की। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके तहत आया गया है, और इसका हाई डिमांड है। जैसे प्राइवेट सेक्टर में हो गया या फिर गवर्नमेंट स्कूल में, ये सभी प्राइवेट या गवर्नमेंट हर जगह इसका डिमांड ज्यादा है और कंपटीशन भी है, इस बात का ध्यान रखना। इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाया जाता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इस कोर्स के द्वारा इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाया जाता है। प्रैक्टिकल टीचिंग ट्रेनिंग होती है इंटीग्रेटेड, ठीक है, इसी में। अब देखो फैकल्टी के बारे में जान लेते हैं कि डीयू और इसके फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के बारे में। तो पहले आप जान लो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी है ये। ऑलरेडी बहुत बड़ा नाम है इसका, और 1922 में एस्टेब्लिश्ड हो गया था। और मोटो की बात करें तो आप चाहो तो पढ़ लेना, और टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये। और फैकल्टी के बाद बात कर लेते हैं तो रिकॉग्नाइज्ड बाय आईएससी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, और प्रीमियम टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, आप चाहो तो सीआई, जो आपको पता होगा आई थिंक। तो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन यहाँ से है। तो ये कॉलेज है बेसिकली। और प्रोग्राम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। पहले 4 साल का 8 सेमेस्टर होगा 4 साल में, यानी कि एक साल में 2 सेमेस्टर। कोर की बात कर ले तो फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन जो भी है उसको, उसके बाद डिसिप्लिन सब्जेक्ट में आपका काम किया जाएगा, यानी कि जो आप मेजर आप चूज करोगे। पेडोलॉजी और मेथड्स के बारे में आपको प्रैक्टिकली बताया जाएगा। प्रैक्टिकल स्कॉलरशिप होगा, इस स्कूल इंटर्नशिप होगा, और स्किल कम स्किल में जो आपका कम्युनिटी एंगेजमेंट है उसके ऊपर यहाँ पे काम होता है। और इस रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह सब चीज, ये सारी स्किल आप यहाँ पे सीखोगे। अगर कुछ गड़बड़ हो गया क्या, नहीं सही है। स्टेज, अब स्टेज के बारे में आप जान लो। यहाँ पे दो है। एक जो माता सुंदरी है ना, केवल एक ही एक कॉलेज है जो मिडल स्टेज पे देती है, जिसमें 6 to 8 होता है, लेकिन बाकी सारे में सेकेंडरी स्टेज है, ठीक है। इसके बारे में अभी मैं कॉलेज के ऊपर डिटेल में बताऊंगा, तो आप ये बस समझ लो मिडल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है, क्योंकि इन दो वर्ड का इस्तेमाल अभी मैं करूंगा। बस ये पढ़ लेना इस पीपीटी को, मतलब इस पेज को। नेक्स्ट पीपीटी पे चलते हैं। अब जो पार्टिसिपेट कर रही है आईटेप के कोर्स के लिए डीयू के जितने भी कॉलेजेस हैं उनके ऊपर बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो आता है सेकेंड स्टेज, ठीक है, जो अभी मैं बता रहा था। सेकेंड स्टेज में सीआई सब अच्छा है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है माता सुंदरी ऑफ कॉलेज, माता सुंदरी कॉलेज है फॉर ह्यूमन के लिए। और श्याम प्रसाद जो मुखर्जी कॉलेज है इसमें, ठीक है। और जीसस एंड मैरी कॉलेज भी है। और लेकिन एक और है मिडल मिडल स्टेज पे एक कॉलेज देता है, जो कि माता सुंदरी कॉलेज ऑफ फॉर ह्यूमन है, ठीक है। लड़कियों के लिए है केवल ये। और ये जो सेकेंडरी स्टेज पे भी देता है ये कॉलेज, और मिडिल स्टेज पे यानी कि एक ही है जो माता सुंदरी ऑफर करता है, यानी फाउंडेशनल जो होता है, मतलब वो फाउंडेशनल है या प्रिपरेटरी है, वो चेक कर लेना आप लोग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात करते हैं, जो हमारा वीडियो का मेन मोटिव भी है। तो 50% एग्रीगेट आपके होने चाहिए 12th में, ठीक है। और एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड द्वारा। अब रिलैक्सेशन की बात कर लें तो SC ST OBC NCL इन सभी को, EWS वालों को तो, SC ST को तो रिलैक्सेशन मिल जाता है, OBC NCL वालों को भी मिल जाता होगा यहाँ पे, देख लेना, ठीक है।
इनको रिलैक्सेशन क्या ही 5% का मिलता है, तो कम से कम 50% बोला है तो 50% ले ही आना, सब जने जितने भी किसी भी कास्ट से हो आप ले आना। एग्जाम के बारे में बात कर लें तो एग्जाम आपको देना पड़ेगा एनसीटी का एग्जाम, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाओगे। इसके लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ता है, सीयूटी द्वारा नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, एक फॉर्म से सारे कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, कॉलेज को प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ती है, वो सब आपको नहीं पता तो बस बता देना, जब आएगा तो मैं बना के वीडियो दिखा दूंगा आप लोगों को कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है। कंडक्टेड बाय किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, एनटीए द्वारा कंडक्ट किया जाता है इसे। अब एडमिशन प्रोसेस का फ्लो जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ वो बता देता हूँ, कि पहले तो आपको एनसीटी का एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद डीयू के आईटेप के पोर्टल में रजिस्टर करना पड़ेगा आपको। जब जो आपका एनसीटी स्कोर होगा होगा उसके बेसिस पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, इस बात का ध्यान रखना। फिल फिल करना पड़ेगा एप्लीकेशन, जो रजिस्ट्रेशन करोगे वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें अपलोड करना पड़ेगा सारे डॉक्यूमेंट्स आपको, 10th 12th की मार्कशीट, स्कोर कार्ड, आपके जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लेटेस्ट वाले। ठीक है, वो सब अपलोड होता है, क्योंकि यही जो अपलोड करोगे ना ये बिल्कुल सही से करना, क्योंकि दोबारा ये चेक नहीं होगा, मतलब कि इसी के बेसिस पे जो आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे ना रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, अगर आपका मेरिट में नाम आया तो यहीं से आपका वेरिफिकेशन होगा और सीधा आपको सीट दे दी जाएगी। और जब सीट ऑफर किया जाएगा तो आपका कॉलेज नेम आपको पता चल जाएगा, बस फी पेमेंट वगैरह करना है और हो जाएगा। अब बात करते हैं, प्रेफरेंस बनाना पड़ता है कॉलेज और प्लस स्टेज। तो मतलब प्रेफरेंस बनाना पड़ता है, पहला प्रेफरेंस आप किस कॉलेज को देना चाहोगे, जो मैंने कॉलेज के लिस्ट दिखाई है आपको दिखा देता हूँ एक और सेकंड। हाँ ये रहा, तो कॉलेज का लिस्ट देख लो, कॉलेज के ये लिस्ट है, इनमें से आपको लिस्ट हो सकता है कि अगले साल और कॉलेज ऐड हो, अगर हो तो होता है इसके अलावा तो मैं आपको बता दूंगा, बट अभी तक तो जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, जो डिस्क्लेमर देखा उसके तहत यही सारे अभी तक हैं। तो कॉलेज लिस्ट बनाना पड़ता है कि पहला नंबर मैं इसको दूंगा, दूसरा नंबर इसे, तीसरा अपने अकॉर्डिंग बना देना, या फिर थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा किसको मैं सबसे ऊपर रखूँ आपके बेसिस पे, मतलब लोकेशन वाइज हो सकता है या फिर डिस्टेंस वाइज हो सकता है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रेफरेंस बनाने वाला स्टेज, यानी कि आप सेकेंडरी स्टेज करना चाहते हो या मिडिल स्टेज करना चाहते हो। ठीक है, यानी कि आप किस स्टेज के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो ऐसा समझ लो आप। अब बात करते हैं, उसके बाद सीट एलोकेशन होता है और फिर कंफर्मेशन मेल आ जाता है आप लोगों को कि आपका एडमिशन हो गया है, जैसे आप फी पेमेंट वगैरह कर देते हो। ठीक है, और जो पैसे लगते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, रजिस्टर करने के लिए कितना पैसा लगेगा। तो देखिए कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है, पहला है कि यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जितने हैं उन सभी का 250 रुपये लगता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, फीस एप्लीकेशन फीस बोल लो आप। और एस सी एस टी और पीडब्ल्यूडी का 100 रुपये मात्र लगता है, यानी कि फीस के मामले में सबसे कम तो यही है, अगर आप चेक करोगे तो फीस के मामले में। और ये फीस के मामले में मतलब मेरा था कि एप्लीकेशन फीस जो आपको रजिस्टर रजिस्टर करने के लिए देना पड़ता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो अलग से फीस देना पड़ेगा, जो कि आपका एनुअल फीस होगा। ठीक है, स्पॉट में अगर आप स्पॉट में एलिजिबल स्पॉट राउंड में अगर लेना चाहते हो तो वो 1,000 रुपये होता है, देना पड़ता है, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। ये 250, 100, ये सारे के सारे नॉन रिफंडेबल है, ये जितने भी हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं सीट एलोकेशन किस तरीके से होता है। देखिए प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो पहला जो होता है कि एनसीटी स्कोर आपका देखा जाएगा, उसके बेसिस पे मेरिट रैंक बनेगी आपकी, और उसके बाद कैटेगरी वाइज रैंक आएगी आपकी, यूआर में ये रैंक है, एससी में ये रैंक है, ओबीसी में जो भी रैंक है। उसके बाद प्रेफरेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो आपने सबमिट किया है उसके हिसाब से अ, आपको पता चल जाएगा वेबसाइट पे, यूआर मेरिट लिस्ट बनेगा इंक्लूडिंग प्रॉपर फ्रॉम ऑल कैटेगरीज। ठीक है, जितने जितने भी हैं सारे कैटेगरीज से आपको सीट एलोकेशन सबको होता है इसी बेसिस पे। ठीक है, यानी कि एनसीटी स्कोर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीटी स्कोर के बेसिस पे ही हो रहा है यहाँ पे एडमिशन। तो अब देखो रिजर्वेशन पॉलिसीज भी है, 27% ओबीसी एनसीएल वालों के लिए यहाँ सीट रिजर्व है, एससी के लिए 15% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, यानी कि आपके पास अगर कैटेगरी है तो उसको संभाल के अच्छे से डेट वाइज बना लेना। एस एसटी के लिए 7.5% और पीडब्ल्यूडी के लिए 5%। तो अब बात करते हैं डेट, जो ओबीसी एनसीएल और एस ईडब्ल्यूएस वाले हैं इनका जो डेट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस इन दोनों का डेट जो होना चाहिए वो पर्टिकुलर ईयर, यानी 2026 में एग्जाम दिए हो तो 26 का 1 अप्रैल के बाद होना चाहिए आपका फॉर्म, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना, सर्टिफिकेट इशू डेट जो होना चाहिए 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, या उस डेट का होना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल या 1 अप्रैल के बाद, पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर का देखते हैं, जो जो कि 1 अप्रैल से ही चालू होता है। अब दो ऑप्शन आते हैं, अगर आपको सीट अलॉट हो जाता है तो दो ऑप्शन आते हैं, आपको दिखते हैं वहां पे वेबसाइट पे, अपग्रेड करने के लिए या फ्रीज करने के लिए। ये सब उतना आप इतना टेंशन मत लेना, अगर आपका नाम आ जाता है लिस्ट में तो ये इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। अपग्रेड का मतलब होता है कि आप उससे ऊपर जाना चाहते हो, मान लीजिए आपने कॉलेज को जिस भी लिस्ट में प्रेफरेंस में डाला उसमें से 3rd नंबर वाला आपको मिल गया, आप चाहते हो कि मुझे सेकंड मिले या फिर फर्स्ट मिले,
मुझे ऊपर के मिले, नीचे के ना चाहिए मुझे। अब नीचे के तो वैसे भी नहीं मिलेंगे क्योंकि थर्ड नंबर वाला आपको मिल गया है। अगर आप सेकंड नंबर के जो कॉलेज आपने चूज किया था उस नंबर पे जाना चाहते हो तो अपग्रेड कर देना, या फर्स्ट नंबर वाला चाहिए तो अपग्रेड कर देना, या फिर जो आपको कॉलेज मिला उसमें ही आप खुश हो कि हाँ मुझे ये मिल गया, ये भी ठीक है, मेरे को चलेगा, डिस्टेंस वाइज भी सही है और लोकेशन भी अच्छा है और पढ़ाई भी अच्छी होती है यहाँ पे, तो ठीक है मैं इसी को फ्रीज कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। ठीक है, तो फ्रीज करने का मतलब आपको लॉक कर लिया, आपको सीट मिल गया, एडमिशन कंफर्म हो गया, एग्जिट अपग्रेड जो ऑप्शन है इससे खत्म हो जाता है। ये रिस्की होता, रिस्की नहीं होता, मतलब कि जो आपको कॉलेज मिला है वो रहेगा, अपग्रेड वाले ऑप्शन में जो आपको कॉलेज मिला वो रहेगा। अगर सीट मिलता है तो ये कैंसिल हो जाता है, जो आपको सीट मिला वो कैंसिल हो जाता है, लेकिन जो आप अगर सीट नहीं मिला अपग्रेड करने के बाद भी, तो आपका सीट तो बचा रहेगा, उसका टेंशन मत लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं। मतलब इसमें अगर आपको प्रॉब्लम हो ना तो उस समय मेरे को मैसेज कर लेना इंस्टा पे, और मैं आपको बता दूंगा, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे इन दोनों के रिलेटेड। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो बहुत सारे बच्चों को आती है, जो नए नए होते हैं उनको मतलब इतना इन्फो नहीं होता ना, इन्फॉर्मेशन नहीं होता। स्पेशल राउंड होता है यहाँ पे, अगर सीट बच जाती है तो मिड एंट्री यहाँ पे ओपन किया जाता है। मिड एंट्री में 1000 रुपये फीस ली जाती है इसमें, लेकिन सीट गारंटी नहीं होता, सीट गारंटी नहीं मिलेगा। ठीक है, मिड एंट्री हो या फिर स्पॉट एंट्री हो, इन दोनों में। अब देखिए लास्ट लास्ट रजिस्ट्रेशन अलाउड होता है, यानी कि मिड एंट्री, यानी कि बीच में अगर कोई रजिस्ट्रेशन करना भूल गया था, वो शुरू में जो हुआ था 100 और 250 रुपए से, तो उसमें अगर भूल गए थे तो मिड एंट्री में आप आ सकते हो। बट वहाँ पे सीट बहुत कम बचती है क्योंकि ऑलरेडी सीट बहुत बच्चों को मिल चुका होता है, जो बची हुई सीट होती है उनके लिए फाइट करना पड़ता है उन बच्चों को, मतलब उसमें अच्छा रैंक लाना पड़ता है। उसके बाद स्पॉट राउंड की बात करें तो ये भी एक ऑप्शन है स्पॉट राउंड के लिए। इसके लिए आपको रजिस्टर करना बहुत जरूरी है, जो कि पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उन्हीं के लिए आप एलिजिबल हो पाओगे। ओनली इफ सीट रिमेन्स वेकेंट, वेकेंट अगर सीट रहेगी, खाली रहेगी, तभी स्पॉट राउंड होता है, वरना नहीं होता। मैंडेटरी एडमिशन हो जाता है यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है, लेकिन एडमिशन मैंडेटरी, यहाँ पे एडमिशन लेना ही पड़ता है आपको स्पॉट राउंड में। यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन नहीं मिलता, आप लोगों को विड्रॉ करोगे तो आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। गारंटी नहीं होती इसमें, मैंने आपको बता दिया, फिर भी पढ़ लेना इसे। और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं, तो जो आप 26 में एग्जाम दोगे एनसीटी, उसका स्कोर कार्ड होना चाहिए, 10th और 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल फॉर्मेट में, इस बात को ध्यान रखना, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए आपका। ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर है तो एप्लीकेबल है तो लगा देना। और वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, यानी कि आपका फोटो आईडी में क्या हो सकता है, आपका आईडी प्रूफ हो सकता है आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ये इनमें से कोई भी है चल जाएगा। बैंक डिटेल इसलिए क्योंकि अगर आप विड्रॉ करते हो तो आपका डायरेक्ट बैंक बैंक अकाउंट में आता है, तो वहाँ पे बैंक डिटेल भी ले लिया जाता है जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो उसी समय। आगे बढ़ते हैं अब। टाई ब्रेकिंग रूल्स, अगर मान लीजिए दो बच्चों के एनसीटी स्कोर सेम है तो उसमें क्या होगा, तो उसमें जिसका भी 12th में 5 सब्जेक्ट के जितने भी, जिसका भी हायर हायर परसेंटेज होगा उसको मिल जाएगा, मतलब जिसका भी परसेंटेज ज्यादा होगा 12th में उसको सीट दे दिया जाएगा। अगर ये भी नहीं होता तो सेकंड है जो है ऑर्डर दे, ओल्डर कौन है, यानी कि कौन ओल्डर है एज में, उसको डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखते हैं, जो भी ओल्डर होता है उसको दे दिया जाता है सीट। या फिर नेम के अकॉर्डिंग, ये रेयर होता है, यानी कि ये दो चांस अगर कैंसिल हो गए इनमें, टाई हो गया, तब ये तीसरा वाला अप्लाई करते हैं, जिसमें भी जिसका भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि जिसका नाम ए से शुरू हो रहा है या बी से शुरू हो रहा है तो ए वाले को मिल जाएगा। इसी तरीके से ये रेयर होता है। ठीक है, मतलब ओल्डर वाले को तो ज्यादातर दे ही देते हैं। करियर आफ्टर की बात कर लेते हैं, करियर आफ्टर क्या होने वाला है आईटेप के बाद। तो आप स्कूल टीचर बन सकते हो, या तो गवर्नमेंट या प्राइवेट में, दोनों जगह। पीजीटी या टीजीटी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, जिसमें आप टीचर एग्जाम दे सकते हो, एलिजिबल हो जाते हो। एमएड कर सकते हो, एमए कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, आप हायर एजुकेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च आप चाहो तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, एडटेक में जा सकते हो, कंटेंट डेवलपमेंट में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस कोर्स को करने के बाद। ऑफिशियल सोर्स की बात बता दें तो दिस साइड, ये सारे साइट को आप फॉलो अप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा वहां से। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। अगर कोई चीज अगर छूट गया हो जो आपको लग रहा हो कि आपने इस वीडियो में नहीं बताया तो आप बता दीजिए, प्लीज कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। जो आपका डाउट है वो, या फिर जो भी प्रॉब्लम है आपको, जिसने जिस भी टाइप का डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर एनसीटी से रिलेटेड, ठीक है। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, तो फॉलो कर सकते हो ऑफिस।